हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यू आपके लिए इस वक्त वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आने वाली वीडियो के अंदर अभी आपको हम ये मॉडल पेपर का पार्ट 8 दे रहे हैं, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का समावेश है। जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने आपके लिए किया था 1000 प्रश्न, लेकिन आपके लिए आज 121 से पुनः चालू हो रहा है। तो ये हमें आपको आने वाली इस वीडियो के अंदर ये 20 क्वेश्चनों का सेट कराऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर दोनों के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी फिटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इससे पहले 3 वीडियो कंटिन्यू थ्योरी की, जिसमें हम पंच पढ़ा रहे हैं, पैरेलल ब्लॉक पढ़ाया, एडजस्टेबल ब्लॉक पढ़ाया, तो वो आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट पर। तो आइए चलते हैं। देखिए, इस चित्र के अंदर बता रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है कि चित्र में दर्शाई गई टेबल पर सूक्ष्ममापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है। तो चित्र में दर्शाई गई टेबल पर, तो इस टेबल का नाम पूछ रहा भाई है कि ये कौन सा टेबल है। तो देखो, एंगल प्लेट तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई एंगल प्लेट? क्योंकि आप जानते हो इस तरीके का होता है वो, तो एंगल प्लेट है ना, इस तरीके का ही होता है ना ये ऐसा। तो आप देखो कि इस प्लेट को देखने से प्लेट को देखने से आपको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह का? तो देखो, ये सरफेस प्लेट है। कौन सा प्लेट है? सरफेस प्लेट। ये आपके सरफेस प्लेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? वी ब्लॉक है नहीं, क्योंकि आप जानते हो वी ब्लॉक मैंने आपको पढ़ा दिया है थ्योरी के अंदर। इस तरीके से बनता है वी ब्लॉक, इस तरीके से। तो वी ब्लॉक होगा नहीं, है ना, और उपरोक्त सभी होगा नहीं। तो सरफेस प्लेट इसका आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलिए, ये 121 के बाद 122 प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए, ये चित्र में दर्शाया गया एंगल प्लेट को किस कोण पर सेट किया जाता है? अब ये एंगल प्लेट है, इस तरह का एंगल प्लेट है। तो चित्र में दर्शाया गया एंगल प्लेट को किस कोण पर सेट किया जा सकता है, ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये किस तरह का एंगल प्लेट है। तो 122 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए, स्वीवल बेस एंगल प्लेट। कौन सा एंगल प्लेट है ये? स्वीवल बेस एंगल प्लेट। तो इस तरह का एंगल प्लेट है आपका ये स्वीवल बेल एंगल प्लेट। तो ये जो एंगल प्लेट है, इसको क्या कहते हैं हम? स्वीवल बेस एंगल प्लेट कहते हैं। सी आंसर इसका राइट होगा। और ये याद रखना कि इसे किसी भी कोण पर किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं हम, किसी भी कोण पर। और इसका मेन उपयोग क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया है ये। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो की पिछली वीडियो में जाके एंगल प्लेट देखेंगे, तो ऐसा कोई एंगल प्लेट नहीं है जो मैंने छोड़ा है और नहीं पढ़ाया हो। तो इसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पर किसी भी एंगल पर जो को सहारा देने के लिए इस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है। और हमेशा स्वीवल बेस एंगल प्लेट किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो इसका नाम हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 123 है हमारा। 123 के अंदर 123 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबर की पहचान करिए। अब 23 के अंदर देखिए, आप स्क्राइबर देख सकते हैं। पॉकेट स्क्राइबर तो ये दिख नहीं रहा है, स्ट्रेट स्क्राइबर है नहीं, क्योंकि ये वाला सिरा देखिए 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। तो ये बेंट स्क्राइबर भी नहीं है। बेंट यानी वो तो इधर से मुड़ा रहता है, तो मतलब ट्विस्ट टाइप में होता है वो, यहाँ से ऐसे ट्विस्टिंग होता है उसमें थोड़ा। एडजस्टेबल स्क्राइबर डी क्या हो सकता है इसका आंसर? 123 में आप आंसर देखें डी, एडजस्टेबल स्क्राइबर। इसका आंसर डी। तो हमेशा आप याद रखना, आप लोग कई स्टूडेंट इसको देखकर कंफ्यूज हो रहोगे कि ये है बेंट स्क्राइबर, लेकिन नहीं, ये भाग देखो आप,
ये एडजस्टेबल स्क्राइबर है आपका, या डी आंसर राइट होगा हैं, क्योंकि बेंट में क्या होता है, ये इसी के समांतर दिखेगा पूरा ऐसे हैं। तो ये एडजस्टेबल, जहाँ भी आप इस तरीके की कंडीशन देखो, जहाँ भी आप इस तरीके की कंडीशन देखो तो वो एडजस्टेबल स्क्राइबर होगा, जो बेंट की तरह ही दिखता है, ध्यान रखना है। बेंट में इसी के जितना ये भाग है ना उतना ही यहाँ पर भी आएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं चल के। 124 क्वेश्चन देखिए, चित्र में दर्शाए गए स्क्राइबरों में से पॉकेट स्क्राइबर की पहचान कीजिए। अब यहाँ हमें पॉकेट स्क्राइबर की पहचान करनी है। तो पॉकेट स्क्राइबर की पहचान करने के लिए देखिए आप इन सभी स्क्राइबरों को, तो ये तो ट्विस्टेड है, ये आपका एडजस्टेबल है, अभी दिखाया था जैसा। तो आप देखते जाइए और अपने हिसाब से थोड़ा सा गेस करिए देख के, क्योंकि आपने पढ़ा है। तो पॉकेट में आप देखिए, इसको रखेंगे तो भी दिक्कत होगा, इसको रखेंगे तो भी दिक्कत होगा, लेकिन ये रखा जा सकता है पॉकेट। ये सी वाला आंसर आपका राइट होगा, पॉकेट स्क्राइबर, ध्यान रखना इसका। आगे चलिए 125 नंबर क्वेश्चन में, चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 एवं 90 में उपलब्ध होता है, 60 और 90 में उपलब्ध होता है। तो 60 और 90 में उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग फाइन तथा सही मार्किंग के लिए किया जाता है। तो ये कौन सा है, कहने का ये मतलब है। तो ये आपने देख लिया। तो अभी अभी मैंने पंच पढ़ाया है पिछले वीडियो में, इस वीडियो से जस्ट पिछला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है, पिछले 3 वीडियो पंच के ऊपर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें जाकर आप अच्छे से देख लें। उसके अंदर मैंने पंच को, सारे पंच ऑफ टाइप पढ़ाए मैंने, किस तरह के पंच होते हैं। तो ये जो आपका पंच रहेगा, ये जो आपका पंच रहेगा वो कौन सा पंच होगा भाई। तो आप देखिए 125 में ऑटोमेटिक पंच रहेगा, जिसको 60 डिग्री पर भी सेट कर कोनों को रहता है उसका, और 90 पर भी पाया जाता है। तो ये आपका ऑटोमेटेड पंच रहेगा, ठीक है। तो 125 में आपका ऑटोमेटिक पंच रहेगा। तो अब हम चलते हैं 126 की ओर। इन शॉप में जॉब की सेटिंग करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, पहचान कीजिए। ये भी मैंने अभी अभी पढ़ाया है, सब में लगभग आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और उन्हीं के क्वेश्चन संग्रह करके ला रहा हूँ कि आप थ्योरी और इनको पढ़ें तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो आप जानते हैं ये पैरेलल ब्लॉक है, कौन सा, पैरेलल ब्लॉक है, समांतर ब्लॉक है। लेकिन कौन सा पैरेलल ब्लॉक है ये थोड़ा सा आपको यहाँ निर्धारित करना होगा। तो ये बी, सॉलिड टाइप, ठोस वाला है। चित्र देखिए आप अच्छे से, ये पैरेलल ब्लॉक जो आपका है वो कौन सा है, सॉलिड टाइप है। 126 में बी आंसर, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं 127 की ओर चलते हैं। चित्र में दर्शाए गए पंच का पॉइंट कोण 60 डिग्री का होता है। इसका उपयोग स्क्राइबर द्वारा लगाए गए निशानों को पक्का करने के लिए होता है, पहचान कीजिए। तो आप जानते हो जो सेंटर पंच होता है वो तो 90 का होता है, और ये प्रिक पंच जो होता है वो 30 का होता है ना। प्रिक पंच ये बारीक निशान को बनाने के लिए होता है। तो ये डॉट पंच ही रहेगा जो 60 डिग्री का होता है। तो ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो 127 में आंसर ए। चलिए आगे की ओर 128, चित्र में दर्शाए गए सरफेस गेज में रॉकेट आर्म की पहचान कीजिए। अब रॉकेट नहीं है ये, तो ये जो आपको चित्र देख रहे हैं सरफेस गेज का, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया था। लेकिन अब आपने डिटेल से पढ़ने के बाद दोबारा उसे देखा कि नहीं देखा ये मैं नहीं जानता। अगर आप पढ़ते तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है ये सब। तो देखिए 128 नंबर के प्रश्न में आपका सही आंसर होगा सी है। ये सी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ये जो पोजीशन दिख रही है आपकी, ये रोकर आर्म ही होती है, ये वाली, यही है वो है। तो ये जो रोकर आर्म है आपका, ठीक है, सी वाला आंसर आपका राइट होगा। चलिए 129 की तरफ चलते हैं हम। उच्च फिनिशिंग के लिए जाएगी। अब आप बताइए कौन सी फाइल से फाइनल फाइलिंग की जाएगी जो एकदम हाई फिनिशिंग, एकदम उच्च, उसके बाद हमें फिनिश करने की ज़रूरत न पड़े। तो इसके लिए बी, डेड स्मूथ फाइल से आंसर हमारा होगा बी है। तो चलिए ये हो गया आपका बी आंसर। अब 130 नंबर के प्रश्न क्या कहता है, जॉब पर
फिनिशिंग साइज के निकट लाती है। फिनिशिंग साइज, जो पर फिनिशिंग साइज के निकट लाती है, यानी जब फिनिशिंग करेंगे उस साइज के निकट लाने वाला कौन सी फाइल होगी हमारी, ये कहना चाह रहा है ये। तो 130 नंबर के क्वेश्चन में आपका आंसर होगा सी, सेकंड कट फाइल है। सेकंड कट फाइल हमें नज़दीक लाती है जॉब की साइज के। 131 क्या कहता है कि जॉब पर मृदु धातु की ढलाई के रफ सिरे को ट्रिम करते हैं। रफ सिरे को, ढलाई को ट्रिम करते हैं यानी काटते हैं हल्का। तो ये ट्रिम जिससे करते हैं उस फाइल का क्या नाम है? ध्यान से देखना सारा, ये रफ फाइल है। आपको मालूम है जॉब पर मृदु धातु को रफ सिरे को ट्रिम करते हैं, यानी रफ सिरे को, यानी मोटा हिस्सा जो होता है, जैसे हम जब हिस्सा से जॉब काटते हैं तो उसको जब फिनिशिंग करना होता है तो उसको सही सतह पे लाने के लिए रफ फाइल का यूज़ करते हैं सबसे पहले हैं। उसके बाद देखिए 132 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जॉब पर से अधिक मटेरियल हटाती है। कौन सी फाइल हटाती है? डी, बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल हटाती है सबसे अधिक मटेरियल। ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम आदि की फाइलिंग करना है तो कौन सी फाइल का यूज करेंगे हम? तो ये सिंगल कट फाइल। क्यों? क्योंकि पीतल, कांसा, एल्यूमिनियम सॉफ्ट मेटल है। कौन सा मेटल है? सॉफ्ट, और सॉफ्ट के लिए सिंगल कट यूज होता है, याद रखना। पीतल, ब्रास, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम हैं, इस तरह की जो धातुएं होंगी उनके लिए, जितनी भी सॉफ्ट मेटल होंगे उनके लिए सिंगल कट फाइल का यूज होता है। तो आइए 134 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलें। टिन, लेड, कॉपर आदि की फाइलिंग करना। अब टिन है, लेड है, कॉपर है, तो इसके लिए कौन सी फाइल का उपयोग होएगा? तो आप जानते हो कवर्ड कट फाइल। टिन, लेड, कॉपर आदि की फाइलिंग करना बोल रहा है ये आदि की हैं, इन धातुओं की, तो कवर्ड कट फाइल है। बी आंसर आपका 134 का बी आंसर, कवर्ड कट फाइल। जबकि 133 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एल्यूमिनियम, पीतल, कांसा की फाइलिंग करने के लिए सिंगल कट फाइल। याद रखना है दो क्वेश्चनों को हैं। हार्ड मटेरियल को शीघ्रता से हटाना, जो हार्ड टफ मटेरियल होता है, कठोर, उसको शीघ्रता से हटाना यानी काटने के लिए डबल कट फाइल का यूज करते हैं। डी आंसर राइट है आपके। आगे चलते हैं 136 नंबर के क्वेश्चन पे। 136 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आप, लकड़ी, रबर आदि की फाइलिंग करना। अब लकड़ी भी सॉफ्ट है, रबर भी सॉफ्ट है, इनकी फाइलिंग किससे की जाती है? तो 136 में रास्प कट फाइल। याद रखना, लकड़ी जो होती है, लकड़ी की फाइलिंग रास्प कट से होता है। ये फाइल रास्प कट टाइप होता है, रास्प कट। ठीक है, अब मैं फाइल आगे पढ़ाऊँगा क्योंकि अभी देखो मैं शुरू से थ्योरी डाल रहा हूँ फिटर की। उसमें पहले तो मैंने मेजर जितना भी आपके होती थी, माप, इंच वगैरह, ये सब टेम्परेचर को चेंज करना, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब मैंने पढ़ाया। फिर है ना मार्किंग औजार, मार्किंग टूल्स, ये एंगल प्लेट वगैरह सब विस्तार से, स्टील रूल वगैरह सब मैंने पढ़ाया, स्क्राइबर वगैरह अच्छे से। तो कंटिन्यू चल रहा है। जब हम कटिंग औजारों की, कर्तन औजारों की बात करेंगे तो फाइल स्टार्ट होएगा, तो हर फाइल के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 137 नंबर का क्वेश्चन को ठीक से देखिए जरा, और ये किस तरह का चीज़ है पहचान कीजिए, कह रहा है ये। तो हम देख पा रहे हैं इसको अच्छे से, हम अच्छे से इसको देख पा रहे हैं कि किस तरह का चीज़ल है। अब चीज़ल को इधर से नहीं देखते हैं, एक्चुअल में चीज़ल जो होता है उसको यहाँ से नहीं देखा जाता है, उस चीज़ल को यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से, कि ये जो नोक है ना, ये कैसा नोक दिख रहा है आपको। तो इस नोक को देखकर पहचान की जाती है। तो 137 का आपका आंसर होगा ए, डायमंड पॉइंट चीज़ल। इस तरह का जो ये दिखता है ना, ये डायमंड, हीरे जैसा है, उसकी बनावट गोलकार होती है, मतलब है डायमंड टाइप में एकदम। ये एक तो इस तरह का धार बनता है चीज़ल में, तो इससे तो काटा जाता है किसी भाग को। ये थोड़ा सा इस तरीके से डिब्बा टाइप में होता है आगे से, ये ऐसा है, ऐसा, तो ये डायमंड टाइप कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए 37 के बाद आपके 138 में देखिए। 138 में ये कह रहा है कि 138 में कह रहा है एल्यूमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीज़ल का कटिंग एंगल कितना होता है।
अब एल्यूमिनियम की जब हम चिपिंग करेंगे तो फ्लैट चीज़ल जो होता है उसका कटिंग एंगल पूछ रहा है कि कितना होता है। तो ये होता है 35 डिग्री। ध्यान रखना कितना होता है एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री है 35 डिग्री।